क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली योजना किसने लॉन्च की है? प्रति वर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के मामले में किस राज्य में सबसे ज्यादा अपराध के मामले दर्ज किए गए? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 2 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जब आज 2 अक्टूबर है यानी कि हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती, तो हमारे इस पूज्य बापू के चरणों में GK 2020 चैनल की ओर से मैं शत शत नमन करता हूं और आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर यानी कि आज ही महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और यह दिवस को मनाया जाता है समूचे विश्व में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और बापू जी का जन्म दिवस है तो पूज्य बापू का जन्म कहां पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में। और गुजरात के पोरबंदर में जन्मे हमारे पूज्य बापू और दिनांक थी 2 अक्टूबर 1869। और पोरबंदर को सुदामापुरी भी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा वो भी पोरबंदर से थे। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। 2 अक्टूबर पूरा देश गांधी जयंती मनाता है, वहीं पूरी दुनिया में इसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, क्योंकि 151 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। और बचपन में शिक्षा उन्होंने राजकोट में ली और कॉलेज का शिक्षण उन्होंने भावनगर से प्राप्त किया। और बाद में बैरिस्टर बनने के लिए वो कहां पर चले गए? साउथ अफ्रीका। और वहां उन्होंने सत्याग्रह नामक जो आंदोलन किया और उसके बाद 1915 में वो भारत वापस आए और उन्होंने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह। और उसके बाद उन्होंने दोस्तों बहुत सी ऐसी मूवमेंट जो दुनिया की ख्यातनाम जो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट है उनमें से एक है दांडी सत्याग्रह। दांडी सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, यह आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन हम गांधी बापू के बारे में आगे बात करें तो इस साल हमारे राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती मनाई जा रही है। और 1906-7 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और हमारे समाज में जिन समुदायों के लोगों को अछूत कहा जाता था उन्हें बापू ने हरिजन नाम दिया। और जिस शब्द का अर्थ है हरि की संतान यानी कि भगवान की संतान, और इसके लिए एक स्पेशल शब्द हमारे पूज्य बापू ने दिया, हरिजन। और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। और तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इस आंदोलन के दौरान बापू ने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी बापू ने करो या मरो या तो डू और डाई का नारा किस आंदोलन में दिया? तो याद रखना है हमें भारत छोड़ो आंदोलन में। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर की समयावधि को निम्न में से किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? यानी कि आज है 2 अक्टूबर और 8 अक्टूबर तक यह जो सप्ताह मनाया जा रहा है इसका नाम है वन्य जीव सप्ताह। प्रति वर्ष मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। कब? 2 से 8 अक्टूबर की समयावधि तक। और वन्य जीव सप्ताह इंग्लिश में बोले तो वाइल्ड लाइफ वीक पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 1972 में पहली बार वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। और यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो याद रखो, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और NBWL वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है।
और भारत में सर्वप्रथम वन्य प्राणी दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई 1955 को भारत में पहली बार वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। वन और वन्य जीवों को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य और वन्य जीवों को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में, यानी कि हमारे जो कुछ है वो ऐसे सब्जेक्ट है उस पर संघ कुछ अधिनियम बनाती है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिस पर राज्य की सरकार कुछ अधिनियम बनाती है, लेकिन जो वन और वन्य जीव है वो समवर्ती सूची में आते हैं। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 अधिनियम के द्वारा 2 नए अनुच्छेद 48I व 51 को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय के समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और इसलिए आपको जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं वो 42वां संविधान संशोधन और इसके तहत कुछ नए अनुच्छेद भी जोड़ दिए गए। इसका मकसद था वन्य जीवों को संरक्षित करना और वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। और भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन, भारत में अपराध यानी कि क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? दोस्तों 2 अक्टूबर और हमारे अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी को याद करते हुए जब यह क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो हाल ही में हमें भी दुख हो रहा है कि भारत में क्या ऐसा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ऐसे जो सामने केसेस आ रहे हैं जो हमें शर्म से नीचा देखने को कहते हैं। देखो, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज की गई। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। तो देखो, भारत में अपराध 2019, इंग्लिश में बोले तो क्राइम इन इंडिया 2019 जो रिपोर्ट सामने आई है तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में तकरीबन 59,853 दर्ज की गई है अपराधों की संख्या। और वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 7.3% की वृद्धि हुई है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या पर अपराधों के मामलों में दोस्तों कितनी है? 62.4 है, यानी कि 1 लाख पर इतने मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और असम में प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 177.8 दर्ज की गई है, यानी कि सर्वाधिक है 1 लाख के मामले में। और प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के बलात्कार से संबंधित मामलों की दर राजस्थान में सर्वाधिक है जो है 15.9। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे कांगो फीवर रोग के शुरुआती लक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के एक जिले में इसके संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, यानी कि संक्रमण होने की संभावना है। और वो गुजरात के वलसाड जिले के पास सटा हुआ एक जिला और वहां पर यह जो कांगो फीवर है वो सुर्खियों में आया है। दोस्तों, यह कांगो फीवर के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, बुखार होना, मांसपेशियों में दर्द, दस्त एवं त्वचा से रक्तस्राव होना, उपर्युक्त सभी लक्षण यह कांगो फीवर में दिख रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो देखो, हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? महाराष्ट्र के पालघर जिला प्रशासन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कांगो फीवर मवेशी प्रजनकों, मांस विक्रेताओं एवं पशुपालन अधिकारियों के लिए चिंता का विषय है। जो भी व्यक्ति पशुपालन से जुड़ा हुआ है या मवेशी है या तो मांस विक्रेता है, उनको यह रोग लग सकता है और इस समय सावधानी बरतना आवश्यक है क्योंकि इसका कोई विशिष्ट एवं उपयोगी उपचार भी नहीं है। कोविड-19 के जैसा ही यह है कांगो फीवर। और हाल ही में जो यह पालघर जिला प्रशासन ने यह घोषणा की है कि गुजरात से सटा हुआ जो वलसाड जिला है दोस्तों, तो वलसाड जिले में इसके कारण यह जो संक्रमण फैला है इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है यहाँ पर पालघर जिले में। और यदि इस बीमारी का समय पर निदान
एवं उपचार नहीं किया जाता है तो 30% रोगियों की मौत हो जाती है। और कांगो फीवर मनुष्य में ह्यालोमा टिक के माध्यम से फैलता है। क्या? ह्यालोमा। और यहां देख सकते हैं ह्यालोमा टिक के माध्यम से फैलता है और पहली बार इस वायरस का पता 1940 के दशक में लगाया गया था। पांचवा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना कौन बना रहे हैं? दोस्तों, चंद्र पर एक मानव रहित यान भेजने की हाल ही में एक योजना बना रहा है देश यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। और इस घटना से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की घोषणा किसने की है? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने। और वो दुबई के शासक है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और चांद पर भेजे जाने वाले रोवर का नाम क्या होगा? रोवर का नाम रखेगा यूएई राशिद। क्या नाम रखेगा? राशिद। यह राशिद कौन थे? शेख मोहम्मद के दिवंगत पिता शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम। यानी कि यह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के पिता का नाम था राशिद, और उन्हें के नाम पर यह रोवर का नाम रखा जाएगा। वर्ष 2024 में इस मिशन के सफल होने पर एक यूएई को नई उपलब्धि मिलेगी। कौन सी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ एवं चीन के बाद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का चौथा राष्ट्र बन सकता है यूएई, जिन्होंने हाल ही में यह घोषणा की है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? दोस्तों, हमारे भारत देश को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु बहुत से रक्षा से जुड़े हुए ऐसे पार्ट्स हाल ही में हमारे भारत में बन रहे हैं। और हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया, उनके कुछ पार्ट्स हमारे भारत देश में बनाए गए। और इसीलिए हमें फक्र महसूस होता है हमारे भारत देश के रक्षा मंत्रालय पर। और इसका सफल परीक्षण किया है दोस्तों ओडिशा के बालासोर स्थित आईटीआर रेंज से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा के बालासोर स्थित आईटीआर से। और ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो यह ब्रह्मोस मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यानी कि आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार होती है, उससे बोलते हैं सुपरसोनिक। और इसमें स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन के साथ कई अन्य मेड इन इंडिया सब सिस्टम भी इसमें लगी हुई है। और यह स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने में यानी कि आत्मनिर्भर बनने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? हमारे रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। सातवां क्वेश्चन, रासायन विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया? दोस्तों, याद रखो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 जो रासायन विज्ञान श्रेणी में प्रदान किया गया है, इसके नाम है डॉक्टर ज्योतिर्मयी डैश और डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज। दोनों को यह रासायन विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। तो देखो, बहुत सी ऐसी 7 कैटेगरी है और 7 कैटेगरियों में 2-2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल हमारे भारत देश के 14 ऐसे महानुभाव को इस शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। लेकिन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की है? हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पुरस्कार की घोषणा की। लेकिन यह घोषणा कब की? 26 सितंबर को। और 26 सितंबर को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR का स्थापना दिवस था। और स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह पुरस्कार की घोषणा की। तो पुरस्कार विजेता कौन कौन है उसके बारे में भी बताऊंगा और कौन कौन सी कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पहले तो कैटेगरी आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित विषयों में से उल्लेखनीय एवं असाधारण अनुसंधान अप्लाइड या मूलभूत श्रेणी के लिए प्रति वर्ष पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से श्रेणी है जीव विज्ञान, रासायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान। यह 3
और 4 कैटेगरी यहां पर है, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सकीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान। और सभी कैटेगरी में 2-2 हमारे महानुभाव को विजेता घोषित किए गए, यानी कि पुरस्कार से नवाजा गया। तो जीव विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को सम्मानित किया गया। और रसायन विज्ञान में डॉक्टर ज्योतिर्मयी डैश और डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज को यह सम्मान मिला है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020। रसायन विज्ञान की श्रेणी में इन दोनों को यह पुरस्कार मिला जो हमने क्वेश्चन सेट किया था। लेकिन और श्रेणी की बात करें, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को यह पुरस्कार मिला है। और इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर अमोल अरविंद्रो कुलकर्णी और डॉक्टर किंशुक दास गुप्ता को इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी में यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और गणित विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर UK आनंदवर्धन को और डॉक्टर रजत सुब्रा हाजरा को सम्मानित किया गया। जबकि औषधि विज्ञान में डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। और भौतिकी विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सुरजीत धरा को दिया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली किसने शुरू किया है? ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना को शुरू किया है भारतीय रेलवे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन रेलवे। लेकिन इंडियन रेलवे के हमारे भारत देश में बहुत से जोन है, तो किस जोन में यह ऑपरेशन मेरी सहेली योजना को लॉन्च किया गया? दक्षिण पूर्व रेलवे। क्या दक्षिण पूर्व रेलवे ने परियोजना ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है, जो कि पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह ऑपरेशन मेरी सहेली योजना को लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट ऑपरेशन माई सहेली का पायलट संस्करण 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेनों में शुरू किया गया। यह 3 ट्रेनें कौन कौन सी है? हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और तीसरी है हावड़ा मुंबई स्पेशल। इन 3 ट्रेनों में ट्रायल तौर पर यह ऑपरेशन माई सहेली यह संस्करण पहला लॉन्च किया गया है। और ऑपरेशन मेरी सहेली को निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जाता है। किसे? यहां निर्भया फंड से इसका खर्चा वहन किया जाएगा। और दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंध निदेशक कौन है? याद रखो, यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नाम है संजय कुमार मोहंती। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। 9वां क्वेश्चन, पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेखर कपूर, जो इमेज में देख सकते हैं। शेखर कपूर कौन है? सुविख्यात फिल्म निर्माता है और 74 वर्षीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर का कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। शेखर कपूर का जन्म कब और कहां हुआ था? 6 दिसंबर 1945 को पाकिस्तान के लाहौर में शेखर कपूर का जन्म हुआ था। शेखर कपूर किसका स्थान लेंगे? वर्तमान अध्यक्ष BP सिंह का स्थान लेने जा रहे हैं शेखर कपूर। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा पुणे के पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो के परिसर में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से की गई थी, यानी कि पहले नाम था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये देखो, वर्ष 1971 में इसका नाम बदलकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर दिया गया था और हाल ही में यही नाम है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की टूरिज्म ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीत लिया है दोस्तों केरल के टूरिज्म ने। किसने? केरल के टूरिज्म ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरला। और देखते हैं दोस्तों, यहां पढ़िए, पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 गोज टू केरला टूरिज्म। केरल टूरिज्म को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित क्यों किया गया?
तो केरल टूरिज्म को जो यह अवार्ड मिला है, इसके पीछे का एक कैंपेन है जिसका नाम है ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए यह पुरस्कार केरल के टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिला है। और इस अभियान ने केरल पर्यटन को 2019 में पर्यटन के आगमन में 17.2% की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने में मदद की थी, जो कि 24 वर्षों में सबसे अधिक है। और इसीलिए इस कैटेगरी में, मार्केटिंग कैटेगरी में केरला टूरिज्म को यह अवार्ड मिला है। और पुरस्कारों की घोषणा कहां की गई है दोस्तों? बीजिंग में। और पाटा अवार्ड मकाऊ सरकार पर्यटक कार्यालय द्वारा समर्थित और प्रायोजित है। और जब बात करते हैं इसी अवार्ड की, तो पाटा ग्रैंड टाइटल विजेता को 3 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रविष्टियों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह 3 श्रेणी कौन कौन सी है? एक है मार्केटिंग यानी कि विपणन, जिस मामले में केरल को यह पुरस्कार मिला है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता। तीसरा है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट यानी कि मानव पूंजी विकास। इन 3 कैटेगरियों में यह पाटा ग्रैंड टाइटल पुरस्कार दिया जाता है। और पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, शॉर्ट में बोले तो पाटा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं। पाटा के वर्तमान अध्यक्ष है क्रिस बटलर। और पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? थाईलैंड के बैंकॉक में यह पाटा का हेडक्वार्टर स्थित है। पाटा का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। 11वां क्वेश्चन, रेबीज दिवस निम्न में से किस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है? दोस्तों, वर्ल्ड रेबीज डे हमारे एक जाने माने एक जीव विज्ञानी है जिसका नाम है लुई पास्चर। इसी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रति वर्ष यह वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लुई पास्चर। और प्रति वर्ष विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, हाल ही में 28 सितंबर को मनाया गया, 2 दिन पहले ही। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? रेबीज और इसके रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। और यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी, कौन? फ्रांस के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी जिसका नाम है लुई पास्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था और रेबीज के रोकथाम की नींव रखी थी इस हमारे जीव विज्ञानी ने। और जब बात करते हैं यह महत्वपूर्ण दिवस की, तो वर्ष 2020 के लिए रेबीज दिवस की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। क्या? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, जो 2020 के यह वर्ल्ड रेबीज डे की थीम रखी गई है। और रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। क्या? एक विषाणु जनित रोग है। और यह वायरस अधिकांशतः रेबीज से पीड़ित जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। कुत्ते की लार में मौजूद होता है यह रेबीज वायरस, और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति को यह बीमारी लगती है। और पागल जानवर के काटने और रेबीज के लक्षण दिखाई देने की समयावधि 4 दिनों से लेकर 2 वर्ष तक या कभी कभी उससे भी अधिक हो सकती है। और इसलिए घाव से वायरस को जल्द से जल्द हटाना जरूरी होता है। यह बात आप याद रख लीजिए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में शेख सबा अल अहमद अल सबा का निधन हो गया। वे किस देश के शासक थे? दोस्तों, नाम थोड़ा लंबा है। शेख सबा अल अहमद अल सबा, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो कुवैत देश के एक शासक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुवैत। कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबा अल अहमद अल सबा की मृत्यु हो गई है और वे 91 वर्ष के थे। वर्ष 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक से नजदीकी बढ़ाने के लिए तेल संपन्न राष्ट्र के शीर्ष राजनयिक के रूप में जाने जाते थे यह महानुभाव। और 1929 में जन्मे शेख सबा को आधुनिक कुवैत की विदेशी नीति के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। और प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने 1963 से 2003 के बीच लगभग 40 वर्षों तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन, कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान कौन शुरू करेगा? कर्नाटक राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान नाबार्ड शुरू करेगा।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाबार्ड। लेकिन नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम होता है। और यहां पर भी पढ़ सकते हैं नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांवों में जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा नाबार्ड। और नाबार्ड से जुड़े हुए 2 और क्वेश्चन बन सकते हैं। यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और कब तक जारी रहेगा? दोस्तों 26 जनवरी 2021 तक यह अभियान जारी रहेगा। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहां आप देख सकते हैं गोविंदा राजुलु चिंटाला, वो हाल ही में नाबार्ड के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वास्थ्य के अधिकार व जीवन के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है? दोस्तों 4 अक्टूबर को ही जब यूपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है तो कुछ याचिकाकर्ताओं ने यूपीएससी की जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है इसे पोस्टपोन करने के लिए यह जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट में यह उन्होंने जिक्र किया था कि स्वास्थ्य के अधिकार व जीवन के अधिकार पर खतरा हो सकता है और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी मना कर दिया है कि कोई भी बात हो लेकिन यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 21। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं। उनमें से है तस्लीम कुरैशी, हनी यादव, शिल्पा भोजानी, वो पहली बार हमारे चैनल में जुड़ चुकी है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और चुनीलाल कराला, नीता बामभणिया, विक्की राज, मयूरी भावसार और जल्पा राणा, और वो गुजरात के पंचमहाल गोधरा से है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है चौधरी यश, और चौधरी यश गुजरात साबरकांठा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। परमार करीना फ्रॉम गिर सोमनाथ, जाला दलपत से शैलेश गमार और पारुल राठवा। इसी के साथ साथ दोस्तों चिराग पटेल, शैलेंद्र प्रसाद सिंह, वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। राजेश कटारा, चुडासमा मोहन और रसिक राठौड़, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और दोस्तों आपकी भी एग्जामिनेशन अच्छे रहे, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। अखिल भारतीय नेचर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष को कौन चुने गए थे? दोस्तों याद रखो, अखिल भारतीय नेचर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष कौन चुने गए थे? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक पहुंचनी चाहिए। और चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसके जरिए आपके दोस्तों तक ये इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।